हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल अपना स्कूल बाई गौरव पांडे में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं गरीबी। एक टॉपिक हम लोगों ने लिया है। यह एनसीईआरटी का टॉपिक है और एनसीईआरटी जो है एकेडमिक वालों के लिए अधिकतर महत्वपूर्ण रखती है और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रखती है। तो ये विशेषली जो ये वीडियो है आपका वो एनसीईआरटी के पर्पज से बनाया जा रहा है। तो एनसीईआरटी में कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना हमको इस टॉपिक में, इसको हम लोग समझेंगे। असल में गरीबी जो है, अगर हम गरीबी की बात करें तो गरीबी कौन नहीं जानता है। तो सर आप पढ़ाओगे क्या इसमें? तो हम पढ़ाएंगे कि गरीबी क्या है, किसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करती है, कहाँ पर गरीबी कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, गरीबी का एक चक्र क्या होता है, इसको यहाँ पर समझने वाले हैं। ये देखिए एनसीईआरटी में अगर गरीबी की बात करें तो यहाँ पर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इस ये जो गरीबी है ये चुनौती कैसे है, इसको हमें समझना है कि गरीबी जो है एक चुनौती किस प्रकार से है। अब देखिए इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इस एनसीईआरटी में आपको पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 का ये सब्जेक्ट है और एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल सर्विसेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। तो पहली बात करेंगे कि कॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का कारण क्या है। दूसरी चीज़ है एंटी पॉवर्टी मेजर, कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम गरीबी से निकल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे भैया कि गरीबी जो है ये चैलेंज के रूप में कैसे है, हाउ, ये क्या प्रश्न है भैया, किस तरीके से एक चैलेंज के रूप में है गरीबी, क्या गरीबी से हम लोग क्या समझते हैं। दूसरी और सारी बातें करेंगे कि मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, कोई आदमी गरीब है तो गरीबी से सिर्फ उसको खाने की दिक्कत नहीं है, उसके पास उसके लिए मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। जैसे आदमी मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं ना, ऐसे मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स है। मतलब पैसा नहीं रहेगा तो पता चला आप दवाई भी नहीं करा पाओगे, आप दवाई नहीं करा पाओगे तो आपको और दवा की आवश्यकता पड़ेगी, आप लगातार अच्छा आहार नहीं ले पाओगे, आपका अच्छा घर नहीं होगा, आपके पास सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं होगी, आपके पास पीने का पानी अच्छा नहीं होगा, ठंडी में आपको रजाई गद्दा नहीं रहेगा तो जड़ा के मर जाओगे। तो ये सारी बातें हम लोग मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। और हम सबसे ज्यादा जो टॉपिक कवर करने वाले भैया वो क्या है, हु आर पुअर, गरीब आदमी किसको कहेंगे। क्या हम रतन टाटा को गरीब कहेंगे, या मैं गरीब हूँ या आप गरीब हो। भारत में इसका कुछ मानक है, क्या ये मानक सर सबके यहाँ अलग अलग है? हाँ, गरीबी का मानक जो है वो प्लेस और समय के साथ बदलता है। किसके साथ सर? प्लेस और टाइम के साथ बदलता है। जैसे अमेरिका का जो दलित आदमी होगा, गरीब आदमी होगा, वो भारत में अमीर आदमी कहलाएगा। ऐसे ही तमाम सारे देशों का जो गरीब आदमी होगा वो भी हमारे यहाँ क्या अमीर होगा, वहां का गरीब पता चला हमारे यहाँ अमीर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लेस टू प्लेस। ऐसे भारत के राज्यों में भी ऐसा है कि भारत के सारे राज्य एक बराबर की ना तो गरीब है ना ही अमीर है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और क्या देखेंगे सर, टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। इसमें आपके एनसीईआरटी में दो टिपिकल केसेस बताए गए हैं कि भैया शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है उसकी कहानी को लेकर बताया गया है और अर्बन क्षेत्रों में भी बताया गया है कि भाई गरीबी किस तरीके से गांव के क्षेत्र में है और किस तरीके से शहरी क्षेत्रों में है। ये दो कहानी के माध्यम से इस कहानी में समझाया गया है। और दूसरी चीज क्या है, बड़ी पॉवर्टी मैंने बता दिया आपको। सोशल साइंटिस्ट, जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह, ऐसे कुछ सामाजिक साइंटिस्ट होते हैं। जैसे चुनाव आजकल आ गया है, जो पंचायत करते हैं चौराहे बैठ के, तो उनको सोशल साइंटिस्ट कहते हैं। मतलब सामाजिक जो दौर क्या है, समाज पर जो कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं उनको क्या कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट कहते हैं। तो सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से भैया गरीबी क्या है, सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, सोशल वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ये एक दो बड़ा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। एट लास्ट हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं भैया कि इंटर डिस्पेरिटी क्या है, कि मतलब राज्य दर राज्य कैसे गरीबी जो है बढ़ रही है, घट रही है, किस राज्य में ज्यादा गरीब है, किस राज्य में कम गरीब है, इसको भी हम लोग समझने वाले हैं इसी चैप्टर में। और यहाँ पर हम एक चीज और भी समझने भैया कि गांधी जी के हिसाब से गांधी जी ने क्या कहा गरीबों के विषय में, इसको भी हम समझने वाले हैं कि भैया गांधी जी ने क्या कहा। तो असल में पहले चलिए, तो पहली बात मैं ये बता देता हूँ कि गांधी जी वाला कॉन्सेप्ट में लिखा है। गांधी जी ने ये कहा कि भैया गरीब कौन है। इन्होंने एक बात कही है गरीबों के लिए, भैया गरीब कौन है। तो इन्होंने कहा कि देश असल में 1947 में आजाद हो गया, लेकिन असलियत हमको आजादी तब मिलेगी जब भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम भोजन अपना जुटाने भर की सामर्थ्य होगी। तब हम असल मामले में जो क्या होंगे, तब हम असल मामले में स्वतंत्र होंगे। जब हम देश से हमारी गरीबी खत्म हुई, क्या सारे लोग अंबानी बन जाएंगे? नहीं। गरीबी का मतलब क्या है, कम से कम भोजन जुटा सके, कम से कम एक अपने ऊपर छत हो, कम से कम कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, यही मूलभूत चाहिए होती है। तो आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें समझ, जल्दी से स्क्रीनशॉट करें। आइए समझते हैं कि अब इसके आगे क्या क्या चीजें हम लोग। सबसे पहली बात करेंगे टिपिकल केस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कौन कौन सी कॉजेज हैं, कौन कौन सी वो फैक्टर हैं जिसके कारण से आदमी गरीब होता है। देखिए अगर हम गरीबी की बात करें तो भारत की अगर पहले बात कर लेते हैं तो भारत का सबसे ज्यादा गरीब जो राज्य है वह है कौन सा भैया, वह है हमारा बिहार। बिहार सबसे गरीब है।
देश में बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा गरीब लोग कहाँ रहते हैं भैया, वह बिहार में रहते हैं। लेकिन परसेंटेज की बात करें कि सबसे ज्यादा परसेंटेज गरीबी की कहाँ है, तो वह कहाँ है भैया, वह है उड़ीसा में। उड़ीसा में। तो ये दो चीज आपको समझना है कि भैया बिहार जो है इसमें क्या है, गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है, और उड़ीसा में गरीब लोगों के परसेंटेज जो है यहाँ पर ज्यादा है। मतलब ये परसेंटेज से उड़ीसा ज्यादा गरीब है और बाकी नंबर में बिहार गरीब, क्योंकि बिहार की जनसंख्या उड़ीसा के मामले में तो कई गुना है। आइए समझते हैं कि क्या है। तो आपके चैप्टर में, आपकी एनसीईआरटी में दो केसेस दिया है, एक अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में गरीबी किस तरह की दिखाई गई है, और रूरल क्षेत्र मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कैसी गरीबी दिखाई गई है। अगर हम बात करें अर्बन क्षेत्र की, तो यहाँ पर आपकी कहानी में एक राम शरण की कहानी दी गई, जिनके में 6 परिवार है, 6 लोगों का परिवार है, जिसमें 4 गो बच्चा है भैया। इतना मेहनती आदमी है, 4 बच्चे हैं, और 4 बच्चों की उम्र जो है वो क्या नाम है, 18-19 टाइप के हैं। 6 महीने से लेकर 12 साल की उम्र के 4 बच्चे हैं इनके। एक की बीबी जिसका नाम है सुनीता देवी है। और ये राम शरण की उम्र जो है वो करीब वो बताया गया कितना भैया, 33 साल है। 33 साल का राम शरण जो है, यह जो है रांची झारखंड में किराए पर एक बहुत ही गरीब जगह पर, खूब भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक रूम किराए पर लेकर रहता है। और ये 1500 रुपए की नौकरी करता है एक फ्लोर मिल में, आटा चक्की में। अगर और इसकी बीवी जो है यह भी घरों में बर्तन मांजती है, मेड का काम करती है, 800 रुपये महीने कमा लेती है। लेकिन और ये जो है इतना कम पैसा कमाती है, और उसी पैसे में से इसको गांव पे भी अपने माँ बाप को भी भेजना पड़ता है। तो ये क्या है, ये स्थिति ऐसी है कि भाई राम शरण की जो स्थिति है वो क्या है कि बस इनको कैसे किसी तरीके से क्या हो जाता है कि एक टाइम का खाना ही नसीब हो पाता है। तो ये क्या है भैया, लेकिन ये शहरी क्षेत्रों में गरीबी का एक नज़ारा दिखाया गया आपके चैप्टर में। आप इसको पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा जो है यह है ग्रामीण, यह किसका जो है आपका एग्जांपल बताया गया है, रूरल केसेस में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें आपको लखा सिंह की कहानी बताई गई है। लखा सिंह एक व्यक्ति है जो कि गांव में रहता है। गांव में इसकी गरीबी किस तरीके दिखाई गई है कि दिन भर हार्ड डे में, मतलब दिन भर काम खेतों में करने के बाद जो है इसके पास ये क्या है, इसके पास सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये लैंडलेस आदमी है। कैसा आदमी है भैया, ये लैंडलेस है, मतलब इसके पास कोई खेत बाड़ी कुछ नहीं है। तो ये क्या करता है, बड़े किसानों के यहाँ खेती का काम करता है। तो दिन का बहुत मेहनत करने के बाद 50 रुपए दिन का इसको मिल जाता है। और लखा सिंह जो है अपने आप, इनके परिवार में इनके माता पिता हैं, इनके पिता को टीबी हो गई है और पैसे के कारण इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं, और उसी टीबी को जो है इसकी माता जी को भी हो गया है। तो ये एक प्रकोप सा एक जाल में फंस जाते हैं। और इस तरीके से हम इस कहानी में एक लखा सिंह का और ये राम शरण की दो कहानियां से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से शहरों में गरीबी की क्या स्थिति है और गांवों में गरीबी की क्या स्थिति है। आइए देखिए, कुछ पैरामीटर्स हमने लिखा है कि कौन कौन से पैरामीटर पर गरीबी डिपेंड करती है। जैसे पहला लिखा है लैंडलेसनेस। आपके लिए सवाल आएगा कि भैया किस किस पैरामीटर पर गरीबी डिपेंड करती है। तो पहला है लैंडलेसनेस। अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन नहीं रहेगी, खेत नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी गरीबी, सबसे ज्यादा जो है पूरा आदमी, सबसे ज्यादा परेशान आदमी वही आदमी होता है जिसके पास खेत नहीं होता। अपना खेत नहीं रहेगा तो आपकी कुछ बचत नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, बस खाने पीने भर का जो है मिल जाएगा। और जो है दिहाड़ी जो होती है, डेली वेज का पैसा जो होता है ये बहुत कम मिलता है, जैसे कि आपने राम शरण की स्थिति में देख भी रहे हैं। तो ये भैया पहला टाइप क्या है, लैंडलेसनेस। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि रोजगार न मिलना। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो बेरोजगार का मतलब क्या हो, वो बेगारी की नौकरी करेगा। बेगारी मतलब क्या है कि जिस आदमी की एफिशिएंसी जितनी है उससे बहुत कम में नौकरी करेगा। भाई इंजीनियर भी इंसान है और जो है लेबर भी इंसान है, लेकिन लेबर तो एक दिन का 400 रुपये लेता है, इंजीनियर एक दिन का 5000 रुपये लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, स्किल्ड है। तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है गरीब होने का देश में, कि अनएम्प्लॉयमेंट हर व्यक्ति को, जिस प्रकार का आदमी है उसको उस तरीके का रोजगार ना मिल पाना भी गरीबी का पैरामीटर है। दूसरा साइज ऑफ फैमिली। अब यहाँ पर तो मैंने जनगणना का एक वीडियो बनाया हुआ, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार वाले बड़े मेहनती आदमी हैं, इनके यहाँ साइज ऑफ फैमिली बहुत ज्यादा है। खाने के घर में ना 25 बच्चा पैदा कर लेंगे, खिलाने की उनकी औकात नहीं रहेगी। तो दरिद्रता इस नाते बढ़ती है चूंकि साइज ऑफ फैमिली बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे राम शरण की केस में बात करें तो भैया इनके पास 4 बच्चे और 2 लड़कियां हैं, दो खुद है, तो भैया 6 की फैमिली है। अगर फैमिली थोड़ी छोटी होती तो शायद वो अपने बच्चे को स्कूल भेज पाते, लेकिन इतने लोग हैं कि भैया शुद्ध चावल आटा गेहूं नसीब हो जाए, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है इनके लिए। तो भैया साइज ऑफ फैमिली इस नाते कहते हैं हम दो हमारे दो, लेकिन उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं क्या, हम दो हमारे होने दो। ये रुकते नहीं है, ये बड़े मेहनती टाइप के लोग हैं। तो पहला तीसरा जो है साइज ऑफ फैमिली बहुत डिपेंड करती है गरीबी में। दूसरा क्या भैया कि पूरा हेल्थ कंडीशन। अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ कंडीशन नहीं अच्छी है
तो फिर भी वो गरीबी की जाल में फंस जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, अगर कोई आदमी सुखी परिवार जी रहा है, लेकिन अचानक से किसी की तबीयत खराब होगी, लगातार पैसे लगते जा रहे हैं, ये हमारा और आपका जो है एक नेचर वाइज जो है कि हम कभी अपने को छोड़ नहीं पाते हैं। अगर उसके दवाई में पता चला इतना पैसा लग गया कि आदमी कंगाल टाइप का हो गया, तो ये पुअर हेल्थ कंडीशन भी एक पैरामीटर है गरीब के होने में। और तीसरा चाइल्ड लेबर। भैया चाइल्ड लेबर असल में क्या है, पैरामीटर असल में नहीं है। चाइल्ड लेबर एक मजबूरी है। कोई बच्चा जो है खुद से अपने खुशी से नहीं मजदूरी करता है, उसकी ऐसी कंडीशन ही हो जाती है जिस वजह से वो उसको नौकरी करना बाध्य हो जाता है। आइए देखते हैं इसके आगे। आइए देखिए, इसके बाद अगला पॉइंट है आपका रिजल्ट्स ऑफ पॉवर्टी। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको क्या हो जाएगा भैया, कौन कौन सी चीजें होंगी। तो पहला चीज है कि हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। लैक ऑफ हंगर मतलब क्या है कि आदमी अपना पेट सही से नहीं भर पाएगा, आदमी अपनी भूख को शांत नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, जिस तरीके से उसको सारे न्यूट्रिशन असल में मिलने चाहिए। दूसरा क्या है भैया कि लैक ऑफ शेल्टर का मतलब क्या है कि उसके पास अच्छी छत नहीं हो पाएगी। अच्छी छत का मतलब क्या है कि उसको जो सही उपयुक्त मात्रा में, जैसे हम लोग चाहते हैं कि मेरा बेडरूम हो, मेरा वॉशिंग रूम हो, मेरा बाथरूम हो, आजकल बहुत सारा नौटंकी चल गया है ना, तो ये चीज भाई गरीब आदमी तो नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या भैया लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटी एंड क्लीन वाटर। अगर आदमी गरीब है तो गरीब बस्तियों में रहेगा, वहां पर साफ पानी पीने को नहीं मिलेगा, आदमी को नहाने धोने का सारा सिस्टम जो है खत्म हो जाएगा। जैसे आप अपने आसपास जो है, जैसे भिखारियों को देखिए कैसे उनके बच्चे रहते हैं। उनके बच्चे क्या ऐसे हेयर ड्रायर वायर लगा के ऐसे मस्त चमका के बाल घूमते हैं, गार्नियर का शैम्पू लगाते हैं, नहीं, उनके बाल कैसे रहते हैं जैसे वो खेत के किनारे जैसे माझा जाम रहता है वैसे रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो घास फूस की तरह बड़े हो जाते हैं। तो इसे गरीब का बच्चा ऐसे बड़ा होता है जैसे मेड़ रास्ते किनारे बगल में घास जो जम जाती है ना, वैसे गरीब का बच्चा बड़ा हो जाता है, सारे पता ही नहीं लगता है। तो देखिए ये चीज है। तो दो पॉइंट जो है मेनली निकल के आते हैं रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी से। महात्मा गांधी ने ये बहुत बड़ी बात कही है, आपके एग्जाम पूछा भी जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने आपको पहले बताया, महात्मा गांधी सेड दैट इंडिया बिकम ट्रूली इंडिपेंडेंट। मतलब महात्मा गांधी ने ये कहा कि असल में भारत तब जाके सही मायने में स्वतंत्र होगा जब यहाँ का कौन सा आदमी, आप पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल, मतलब समझो सबसे निचले तबके के आदमी है, सबसे गरीब वर्ग जो है, जिसके पास विकास भी पहुंच ही नहीं पाया, वह किससे फ्री हो जाए भैया, ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाए। मतलब अगर अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उससे अगर आदमी फ्री हो जाता है, अगर वो जुटाने में कामयाब हो जाता है, तब मान के चलिए कि अगर आदमी अपना रोटी कपड़ा मकान अगर इसको जुटाने में अगर भारत का प्रत्येक व्यक्ति हो जाता है, उस दिन हमारे लिए सच में जो है या गांधी जी के साथ सच में इंडिपेंडेंट होगी। आइए स्क्रीनशॉट करिए इसका। जैसे किसी चीज की वस्तुओं पे जैसे लोग खोज करते हैं तो उनको साइंटिस्ट कहते हैं। जैसे हम जानते हैं जिंदगी भर से पढ़ के आ रहे हैं कि इन्होंने टीवी खोज किया, इन्होंने पटाखा खोज किया है, तो ऐसे इन्होंने बुआरा खोज किया है। लेकिन अगर हम बात करें सोशल साइंटिस्ट की, ये क्या खोजते हैं, ये समाज की उन चीजों को खोजते हैं जिससे समाज का कोई तबका जो है दबा हुआ है, कुचला हुआ है, परेशान है। इसको कहते हैं क्या, सोशल साइंटिस्ट को कहते हैं। मतलब जो सामाजिक चीजों को खोजते हैं उनको क्या कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट कहते हैं। तो सोशल साइंटिस्ट का नजरिया क्या है किसी भी व्यक्ति को गरीब कहने का या गरीबी देखने का। पहला उनका नजरिया है कि लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, मतलब आदमी की इनकम क्या है, आदमी कमाता कितना है और खर्चा कितना करता है। पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये इस पर जो है बताते हैं जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं। सामाजिक लोग मतलब हम ही लोग, सामाजिक साइंटिस्ट कोई नहीं होता असल में, ये कोई बहुत बड़े पढ़ाकू नहीं होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले देखते हैं क्या भैया उनकी इनकम क्या है, मेरी इनकम क्या है, मैं 10,000 कमाता हूँ, 15 कमाता हूँ, 20 कमाता हूँ या 2 लाख रुपए कमाता हूँ, तो और कंजम्पशन क्या है मेरी, खर्चा मैं कितना करता हूँ, ये दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आदमी के पास इनकम नहीं है तो खर्चा कहाँ से करेगा। तो कहने मतलब क्या है, पहली चीज यही है कि इनकम एंड कंजम्पशन जो है ये देखा जाता है समाज के लोगों के द्वारा, उससे हम बताते हैं कि भैया ये गरीब है, ये अमीर है, पहली बात। दूसरी बात क्या है भैया, सोशल इंडिकेटर, जैसे इलिटरेसी लेवल का मतलब क्या है सर, कि जैसे आदमी कितना पढ़ा लिखा है। तो भाई अगर बहुत पढ़ा लिखा आदमी, बीटेक किया हुआ आदमी, इंजीनियर आदमी, डॉक्टर आदमी है, तो भीख तो नहीं मांगेगा। तो दूसरी चीज क्या है कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है, इससे भी डिपेंड करता है। जैसे किसी घर के सामने आप गुजरो तो उनके बोर्ड पे लिखा हो फलाने इंजीनियर, फलाना डॉक्टर, तो क्या जानोगे वो भैया पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसके पास ऑटोमेटिक क्या होगा, वो अमीर ही होगा। दूसरी बात क्या है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात क्या है कि भैया उनके पास, अगर किसी आदमी के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है, मतलब रोजगार के साधन, रोजगार के अवसर जो है उनको कम है, तो वही व्यक्ति क्या है, गरीब है। जैसे मान लिया अब जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी किसके पास कम होगी, या तो उनका इलिटरेसी लेवल खराब होगा, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो कहाँ से रोजगार पाएंगे। तो ये मुख्य चीज तो यही हो गई। लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये तो भाई गरीबी से ही बात आ गई कि भैया आदमी के घर में पानी नहीं है तो क्या जानेंगे, दलिद्र ही जानेंगे, गरीब ही जानेंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट आए। अब आइए समझते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया कौन सी चीज है, वैल्यूएबिलिटी क्या चीज है, इसको आइए समझते हैं।
आइए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम। अब ये पहला भैया, अब बच्चों को समझ में नहीं आता, बहुत बार पढ़े होंगे या सिविल सर्विसेज वाले भी ध्यान देंगे भैया कि सोशल एक्सक्लूजन क्या है और वल्नरेबिलिटी क्या है। वल्नरेबिलिटी क्या है, ये क्या चीज होती है सर? तो जैसे भैया चलिए समझते हैं, सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक, इसका मतलब क्या होता है सर? सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार का मतलब क्या है सर? कि ऐसा तबका या ऐसा व्यक्ति जो अपने समाज से क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। अब समाज से बाहर का मतलब क्या, पृथ्वी में नहीं रहने दोगे? नहीं। सामाजिक बहिष्कार का मतलब यह है कि जैसे मान लिया आपकी कोई कॉलोनी है, अब कोई कॉलोनी बढ़िया फर्स्ट क्लास धुआंधार जो है, बढ़िया रंगी पेंटिंग एकदम गोमती नगर जैसे आपका फ्लैट है, वहां पर सब अच्छे ही लोग हैं, सब अधिकारियों के घर हैं, वहीं आके कोई झोपड़ी बसा के रहने लगे, कोई टीना धर के रहने लगे, रहने दोगे? हमको नहीं लगता कोई रहने देगा। तो ये क्या है, उनको क्या कर दिया जाता है? सामाजिक बहिष्कृत कर दिया जाता है कि भाग चले यहाँ निकल, यहाँ से नहीं रहने देंगे। तो जब क्या किया जाए कि अगर किसी सोसाइटी से किसी व्यक्ति को बाहर कर दिया जाए तो उसे कहते हैं क्या? सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आदमी जो है वह पीपल हैव टू लिव इन अ पुअर सराउंडिंग विद पुअर पीपल एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द एंजॉइंग सोशल इक्वलिटी। ऐसा व्यक्ति जो सोशली एक्सक्लूडेड है, मतलब सामाजिक बहिष्कृत है, वह क्या हो जाता सर? तो वो जब वहां भगा दिया जाए कहाँ जाएगा? जहां पर उसी टाइप के लोग होंगे, जहां पर वैसे ही गरीब लोग होंगे, जहां पर झुग्गी झोपड़ी होगी, वहीं जाके तो रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो गरीब आदमी है वो क्या करता है? लिव इन पुअर सराउंडिंग, मतलब वहां पर जहां पे गरीबी की पूरा तरीके से माहौल होगा वो जाके वहीं रहेगा। और बस एक्सक्लूडेड मतलब क्या होता है कि भैया सोशल इक्वलिटी, मतलब समाज के लिए सब कुछ एक लोग हैं, ऐसी चीजों से वो वंचित रह जाता है, सोशल इक्वलिटी को एंजॉय नहीं कर पाता है। मतलब समाज को कह सकते हैं कि एक चश्मे से देखने की जो ये बात कही जाती है, जो धारणा है, वह उस व्यक्ति के लिए लागू नहीं होती है, क्योंकि उस पर कोई आदमी कब विश्वास करता है? जब उस पर खुद के लिए वो लागू हो। इसका कास्ट सिस्टम इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। जैसे किसी भी मोहल्ले में आजकल थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन गांव में देख लीजिएगा, ये गांव में ज्यादा देखने को मिलेगा कि भैया जो शेड्यूल कास्ट है, तो उनका कहते हैं चल इसको भगा वहां चमटोल में चलो। तो जहाँ पर जैसे चमार टाइप के लोग होंगे ना, एससी कैटेगरी, उनको एक तरफ से कर दिया जाएगा। ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, पंडित जी हैं, उनके लिए गाँव में मेन जगह पर रहेंगे। और ये सब जो थोड़ा दबे कुचले, जो थोड़ा गरीब लोग हैं, उनको क्या कर दिया जाएगा? एक तरफ साइड में कर दिया जाएगा। तो वही इसी चीज को कहेंगे क्या? सामाजिक बहिष्कार कहेंगे, सामाजिक बहिष्कृति कहेंगे। इसी को सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है। उम्मीद है कि क्रिस्टल समझ में आया होगा। अब आइए समझते हैं कि भैया ये वल्नरेबिलिटी क्या चीज है। जैसे कोई आदमी से टकला हो जाए, बाल छिलवा ले, और किसी आदमी के पास बाल हो, तो भैया बारिश होगी तो बारिश तो दोनों के लिए होगी, मतलब ओला पड़ने लगा, पत्थर पड़ने लगा, तो चोट किसको ज्यादा लगेगी? पत्थर दोनों के लिए पड़ रहा है, जिसके पास बाल है, जो टकला है, दोनों के लिए पड़ रहा है। लेकिन ओला किसको ज्यादा दिक्कत लगेगी? जो टकला हो जाएगा उसका शायद सिर फूट जाए, और जो जिसके बाल है वो उसका सिर शायद ना फूटे। मतलब ज्यादा वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है कि व्हेन अ सेक्शन इज मोर प्रोन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जब कोई समाज का ऐसा तबका जो गरीब तो है ही, लेकिन उसी तबके से कोई ऐसा आदमी है जो उस गरीबी में भी अति गरीब है, मतलब जो कहते हैं गरीबी में आटा गीला। तो वही बात है कि भैया बर्फ दोनों के लिए पड़ रही है, लेकिन एक जो टकला आदमी है उसके लिए क्या होगा कि बर्फ बहुत ज्यादा दिक्कत करेगी, और जो थोड़ा सा वो दिक्कत उसको भी होगी लेकिन कम होगी। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड और ओल्ड आदमी जो बुढ़े होते हैं, ये इसका ज्यादा शिकार बनते हैं। जैसे मान लिया कोई परिवार में गरीबी है, कोई गरीब परिवार है, उसमें जो सबसे छोटा वाला बच्चा होगा, मतलब जिसकी उम्र 10 साल से कम होगी, भैया अगर उसको लाके अगर खाने की व्यवस्था घर में नहीं लाके दी जाएगी तो बेचारा क्या करेगा? वो तो बहुत परेशान रहेगा, वो तो खाने भी ना मरेगा। ऐसे ही ओल्ड मैन आदमी है, बुढ़ा आदमी है, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा अगर उसका बेटा नहीं लाके देता है तो। लेकिन उसी समाज में अगर कोई आदमी गरीब भी है, फिर भी जो काम करने जा रहा है उसको कुछ ना कुछ समोसा पानी खा ले रहा है, लेकिन इसको क्या समोसा खाने मिलेगा? नहीं, ये बहुत परेशान है। मतलब ये वह देखिए इसमें लिखा व्हेन द पुअर्टी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी और द इंडिविजुअल इज मोर टुवर्ड रिमेनिंग, मतलब उसी वर्ग में जहां पर सब गरीब रहते हैं, उसी वर्ग में कोई ऐसा उसी वर्ग का व्यक्ति है जो उस गरीबी से तो दबा ही है, लेकिन वो बहुत ही दबा है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ये क्या होता है भैया कि इसमें आदमी ज्यादा इफेक्ट करता है, मतलब जो व्यक्ति रहता है वो एक तो गरीबी से परेशान है, उसके लिए अति गरीबी होती है। स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसकी आगे बात करते हैं।
चलिए देखिए, अब इसके बाद बात करेंगे तो पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे। इसके बाद चूंकि अब थोड़ा सा समय वीडियो लंबी हो जा रही है, इस नाते इस वीडियो को कुछ 2 में करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं भैया पॉवर्टी लाइन क्या है। इसको मैं अगली वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन समझ लेते हैं भैया पॉवर्टी लाइन क्या है। तो पॉवर्टी लाइन असल में मानक रेखा नहीं खींची गई है, यह एक इमेजिनरी लाइन है, जिसके तहत यह कहा गया कि भैया इस रेखा से ऊपर जो कोई आदमी है वो अमीर है, और इस रेखा से जो नीचे है वो क्या है, वो जो है गरीब है। नीचे वाले को क्या कहते हैं, बीपीएल भारी कहते हैं, बिलो पावर्टी लाइन आदमी कहते हैं, कि जो आदमी ऐसे आदमी जो कि पावर्टी लाइन से नीचे है। भैया पावर्टी लाइन किस आधार पर डिपेंड की जाती है, तो पावर्टी लाइन एक वह मानक रेखा है जिसमें मिनिमम अमाउंट में एकदम सबसे सस्ता कपड़ा, सबसे सस्ता भोजन, सबसे सस्ता घर, ऐसी मूलभूत चीजें जो कि बेस्ट प्राइस की हो, उसको लेकर उतनी ही भी चीजें, मतलब जो सबसे समाज के लिए सबसे जरूरी है, मतलब साड़ी है किसी लड़की के लिए तो 50 रुपए तक की साड़ी हो, अगर उतना कोई जुटा ले रहा है तो एकदम मिनिमम जो है, मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी व्यक्ति की जो मूलभूत रिक्वायरमेंट है उसी को पॉवर्टी लाइन का आधार लिया गया है। जो हमारे यहाँ तरीका, हमारे पास 2 तरीके होते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट करने का, जो कि आपको मैं समझा देता हूँ। कैलोरी एस्टिमेशन पहला चीज है। कैलोरी एस्टिमेशन का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को शरीर में जाने के लिए कितनी कैलोरी जानी चाहिए, अगर ये मानक रखा गया है। गांव के क्षेत्र के लिए 24 कैलोरी में रखा गया है, और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी। मतलब आदमी, वह व्यक्ति जो अपने मेहनत के दम पर या अपनी नौकरी से उतना खाना जुटा लेता है कि उससे उसको 24 कैलोरी एनर्जी मिल जाए ग्रामीण क्षेत्र में, वह व्यक्ति क्या है, वह व्यक्ति पॉवर्टी लाइन पर है। और वह व्यक्ति शहर में जो है पॉवर्टी लाइन पर है, जो 2100 कैलोरी अपनी मेहनत से खाने के लिए जुटा ले रहा है। ये खाने की बात है सर, अभी क्लॉथिंग और सारी चीजों को लेकर पैसे का भी एक मानक है भारत में। पैसे का कितना मानक है इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियो अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जी। तो देखिए 2100 जो है ये कैलोरी का मानक है, हमारे यहाँ पैसे का भी मानक है सर, मैं पैसे वाला मानक आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो 2100 कैलोरी जो है ये अर्बन क्षेत्र। तो आप कहोगे सर कि बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कैलोरी जरूरत पड़ती है, शहरी क्षेत्रों में कम कैलोरी, ऐसा क्यों? भैया ग्रामीण क्षेत्रों में काम भी ज्यादा मेहनत का होता है शहरी क्षेत्रों के मुकाबले, इस नाते मैंने कहा कि भैया यहाँ पर हाई कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर लो कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये कहोगे भैया कि रूरल आदमी होगा इसको तो दिन का कम रुपया मिलेगा, ये तो 50 रुपये दिन के हिसाब से कमा रहा है, ये तो 1500 रुपये महीना कमा रहा है, मतलब ये इससे कहीं ज्यादा कमा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये 50 रुपए दिन है, ये 1500 रुपए महीना, मतलब और इसके पास 800 रुपए और इसकी बीवी भी ला रही है, तो इस हिसाब से भैया शहरी क्षेत्रों में तो कमाई ज्यादा होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कमाई कम होती है। भैया कमाई कम होती तो कैसे कर लेगा? ये कर लेगा क्योंकि जब कोई गाँव में आदमी काम करता है तो उसको खाने पीने की चीजें भी आदमी दे देता है ना। जैसे मान लिया कोई आपके यहाँ गाँव पर धान काट रहा, तो भैया धान आएगा 10 कुंटल, तो हम लोग गाँव के लोग इतने दिल वाले होते हैं कि भैया 2-4-10 किलो चावल नहीं मंगाते हैं, वो दे देते हैं कि चलो भाई तुम ले जाओ। तो ये है भारत की व्यवस्था। इसके भी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भैया कितना पैसा निर्धारित किया गया भारत के हिसाब से, और इस सर्वे को कौन करता है, कैसे डिसाइड की जाती है गरीबी, और सर्वे के अनुसार कौन सा राज्य कितना गरीब है, क्या है, ये सारी बातें करेंगे। अगले वीडियो के लिए आप कमेंट करेंगे तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में बताइएगा। और मैं एक सवाल आपसे पूछने वाला हूं कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि भारत में इसका सर्वे करता है। नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन आपके कमेंट के माध्यम से ही मुझे समझ में आएगा कि मुझे एकेडमिक वीडियो और बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। तो चलिए धन्यवाद, फिर आपके लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा अगले पार्ट के लिए। और किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप चाहते हैं कि इसका भी वीडियो आए तो उसको भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए धन्यवाद।